हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल यानी परमाणु एवं अणु। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी आप लोगों को मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से जुड़ जाइए सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। ठीक है, चलिए। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए भी और भी आप लोगों की भर्ती आएगी। तो आप लोगों का साइंस का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, निर्माण बैच पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। एक ही बैच में सारे एग्जाम की आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोग कॉम्बो चाहते हो, चारों सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके आपको मिल जाएंगे मात्र 1199 रुपए में। ये सारे आप लोगों के फीचर्स है इसमें। तो प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए। इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे तो निर्माण बैच कॉम्बो करके आएगा, इधर जाके बाय नाउ करके जैसे पेमेंट आप लोग कर देंगे आपकी क्लास चल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल यानी परमाणु एवं अणु। देखो, तो पहले हम लोग समझते हैं एटम यानी परमाणु होता क्या है। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कोई भी पदार्थ हो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, ये लोहे की रॉड है, लोहे का टुकड़ा है, एक्चुअली में ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दोस्तों इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? एटम यानी परमाणु। जरूरी नहीं है दोस्तों केवल इस लोहे के टुकड़े की बात हो रही है, चाहे दोस्तों इस पेन की आप लोग बात करो, चाहे आप लोग दोस्तों चेयर है ना, जिस चेयर पे आप लोग बैठते हो उसकी बात करो, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग एटम यानी परमाणु बोलते हैं। तो दोस्तों परमाणु को आप लोग बेसिकली क्या बोल सकते हो भाई? कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मैटर हो, क्या वो बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होगा क्या? बिल्कुल। तो जितने भी पदार्थ है, सभी पदार्थों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? परमाणु से होता है, एटम से होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि सभी पदार्थों के जो निर्माण खंड है यानी उनका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? परमाणु से हुआ है। कोई भी मैटर हो, उसकी जो बिल्डिंग हुई है वो छोटे छोटे ब्लॉक से हुई है, उसे आप लोग एटम यानी परमाणु बोल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे दोस्तों अगर बात करें, इस दीवार का निर्माण किससे हुआ है? बहुत सारी ईंट यानी बहुत सारी ब्रिक से इस दीवार का निर्माण हुआ है। वैसे जितने भी पदार्थ है, जितने भी मैटर है, उनका निर्माण बहुत छोटे छोटे परमाणु से होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये परमाणु कितने बड़े होते हैं? जैसे इस फोटो में जो आप लोगों को दिखाए गए हैं, क्या सर इतना बड़ा होता है कि हमारी आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, आप लोग ये एटम यानी परमाणु इतने छोटे होते हैं कि आप लोग इनको अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन ये तो सर कितने बड़े होते हैं सर, इसका साइज क्या होता है? देखो दोस्तों, परमाणु इतने छोटे होते हैं ना जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। सर जैसे, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सर मैं खाने पे नमक डाल रहा हूं, ये नमक भी तो एक पदार्थ है। तो सर ये जो नमक के जो दाने हैं, क्या इसको मैं नमक के एटम बोल दूं कि नहीं? दोस्तों नमक का जो ये एक दाना है ना, एक दाना, इसमें भी पता नहीं कितने करोड़ों एटम होंगे, कितने करोड़ों परमाणु से मिलकर नमक का एक दाना बना होगा। तो परमाणु इतना छोटा होता है, इसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ये नमक का ये जो एक दाना है ना, इसको एक परमाणु मत बोल देना। ये नमक का जो एक दाना है ना, ये एक ग्रेन है, ये भी दोस्तों बहुत सारे एटम यानी परमाणु से मिलके बना हुआ है। आ गई बात समझ में? जी गुरुजी। तो सर फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया तो दो, कितना मतलब परमाणु कितना छोटा है? दोस्तों अगर आप लोग जैसे मान लो एक कोई एटम है, एक परमाणु है, इसके ऊपर आपने दूसरा परमाणु रख दिया, इसके ऊपर तीसरा परमाणु रख दिया, इसके ऊपर चौथा, इसके ऊपर पांचवा, इसके ऊपर छठा, इसके ऊपर सातवां, ऐसे करके अगर आप लोग 1,00,000 परमाणु को एक के ऊपर एक आप लोग रख दो ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 1,00,000 एटम, 1,00,000 परमाणु दोस्तों, तब भी दोस्तों इसकी जो मोटाई होगी वो किसके बराबर होगी? जो एक कागज की जो शीट होती है ना, बड़ी मुश्किल से इसकी मोटाई के बराबर आप लोगों की बन पाएगी अगर आप लोग 1,00,000 एटम को रख दे। आ गई बात समझ में? बोलो यस और नो। ठीक है, तो अगर बात करी जाए तो चलिए सर, अगर हम लोग बात करें एटम इतना छोटा होता है,
परमाणु इतना छोटा होता है, तो अगर सर मुझे किसी परमाणु की रेडियस यानी त्रिज्या निकालनी है तो उसको मैं किस में मेजर करूं? जैसे आप लोग अगर बोलेंगे कि किसी एटम की रेडियस है 1 सेंटीमीटर, दोस्तों ये तो बहुत बड़ा हो गया 1 सेंटीमीटर। तो एटम इतना छोटा है कि इसकी रेडियस को आप लोग सेंटीमीटर, मीटर, इंच इसमें मेजर कर ही नहीं सकते। आपका डाटा ऐसा आएगा 0.0000000000824 मीटर, है ना। तो इतना बड़ा डाटा थोड़ी लिखेंगे अगर आप लोग मीटर में मापोगे। तो जो एटम की जो रेडियस है वो किस में मापी जाती है? नैनोमीटर में मापी जाती है। आ गई बात समझ में? जैसे अब नैनोमीटर का मतलब क्या है दोस्तों? 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। तो अगर मैंने आपको बोला कि दोस्तों एक एटम है, एक परमाणु है, इसकी रेडियस है 2 नैनोमीटर, क्या मैंने बोला? इसकी रेडियस है 2 नैनोमीटर, तो मीटर में कितना हो जाएगा? ये 2 गुना 10⁻⁻⁹ मीटर। आ गई बात समझ में? कोई परेशानी है क्या? क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, चलिए यहां तक चीजें क्लियर है जी गुरुजी, चीज क्लियर है। अब सर इस एटम के बारे में बताया किसने कि यार ये कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है? आइए इतिहास के बारे में जानते हैं किन किन लोगों ने बताया है। दोस्तों एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कनाद। तो इन्होंने दोस्तों एक चीज बताई थी कि कोई भी पदार्थ होता है ना, जब हम लोग इसको विभाजित करेंगे और विभाजित करेंगे और विभाजित करेंगे तो आप लोगों को ऐसे कण मिलेंगे जिसको और विभाजित नहीं कर सकते। तो बेसिकली कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और दोस्तों इन कणों को परमाणु नाम दिया। किसने दिया? महर्षि कनाद ने दिया। महर्षि कनाद ने बताया था इनके बारे में। क्लियर है? इसके बाद में दोस्तों 2 ग्रीक फिलोसोफर थे, यूनानी आप लोगों के दार्शनिक थे। एक का नाम था डेमोक्रिटस और एक का नाम था ल्यूसिपस। इन्होंने भी दोस्तों सेम चीज बताई। जो उन्होंने हिंदी में बताई इन्होंने इंग्लिश में बता दी कि यार कोई भी आपका मैटर होता है उसको अगर हम लोग छोटे 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 और मतलब डिवाइड करते रहेंगे तो आप लोगों को कुछ छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे। और इन्होंने उन पार्टिकल का नाम क्या दे दिया? एटम दे दिया। एटम दे दिया। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए परमाणु शब्द किसने दिया, तो परमाणु शब्द दिया महर्षि कनाद ने। और दोस्तों ये जो एटम है ये शब्द किसने दिया? ये डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस नाम के 2 व्यक्ति ने दिया। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया कोई भी पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कई व्यक्तियों ने यह बात बताई। दोस्तों बाद में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। तो इन्होंने बताया कि मैं एटम के बारे में और भी कुछ चीजें बताना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं। दोस्तों इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए कि देखो एटम में ये होता है, एटम के बारे में ये चीज होती है। तो इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया, जो सिद्धांत दिया, उसे हम लोग बोलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर इन्होंने कौन से वर्ष में दी? तो दोस्तों अलग अलग जगह देखोगे अलग अलग डाटा लिखा होगा। कहीं पर 1803 लिखा हुआ है, कहीं पर 1808 लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों को एनसीईआरटी फॉलो करनी है, तो एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि इन्होंने 1808 में क्या दिया? एटॉमिक थ्योरी दी, परमाणु सिद्धांत दिया, परमाणु के बारे में कई चीजें आपको बताई। क्लियर है क्या? आप लोग देख सकते हो एनसीईआरटी में ये 1808 दिया हुआ है। 1808 आप लोगों को ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? तो कब इन्होंने दिया? 1808 में दिया। अब सर इन्होंने बताया क्या, ये तो बताइए। देखो तो इन्होंने कुछ चीज बताई। सबसे पहली चीज कि दोस्तों सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। सर ये बात तो हमको पहले से पता थी। ठीक है, इन्होंने वापस बता दी कि दोस्तों पहली चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी मैटर होता है, छोटे छोटे कणों से होता है, कणों से बना होता है। और इन्होंने इस कण को क्या दिया? इस कण को क्या नाम दिया? कोई इस कण को क्या बोलता था, कोई क्या बोलता था। तो उन्होंने बोला कि सुनो इस कण को हम लोग बोलेंगे एटम, और चलो इसकी हिंदी हम लोग क्या बोल देते हैं? परमाणु। तो कोई भी आप लोगों का पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग अब से क्या जानेंगे? एटम बोलेंगे। हिंदी में इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? परमाणु इस्तेमाल करेंगे। एक आदित्य तिवारी नाम का लड़का है। क्या यार दीपिका सब मेरी दोस्त है, ऐसे कमेंट कर रहे हैं। ये देखो पिताजी सोच रहे हैं हमारा बेटा इसका नाम, जब ये बच्चा पैदा हुआ ना, इसका नाम रखा आदित्य।
क्योंकि इसका जैसा कोई नहीं है, ये हमारा नाम रोशन करेगा, बड़ा होके सरकारी नौकरी लेगा तो हम जो हमारा जो जीवन संघर्ष में रहा है वो फिर नहीं रहेगा। बच्चा हमारा, हम बच्चे के साथ में इतनी मेहनत करिए, बच्चा तैयारी करेगा। आदित्य जो कमेंट सेक्शन में क्या कर रहे हैं, दीपिका क्या हाल चाल है, ये देखो ये है इनका भविष्य। पिताजी को पता पड़ जाए ना क्लास में आके, पिताजी तो सोच रहे हैं तो क्लास पढ़ रहा है, हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा, बेटा देखो क्या हरकतें कर रहा है क्लास में। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे बात समझ में। दोस्तों दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की आपने अभिक्रिया करवाई और आपको क्या मिला, पानी मिला, वाटर मिला, ठीक है दोस्तों। क्या ये एक पदार्थ है क्या? जी गुरुजी। दोस्तों क्या ये भी एक पदार्थ है क्या? जी गुरुजी। दोस्तों क्या ये भी एक पदार्थ है क्या? बिल्कुल। तो क्या ये पदार्थ है तो ये भी एटम से मिलकर बना होगा? बिल्कुल सर। ये पदार्थ है तो ये भी एटम यानी परमाणु से मिलकर बना होगा? जी सर। दोस्तों ये पदार्थ है तो ये भी एटम यानी परमाणु से मिलकर बना होगा? बिल्कुल। तो आपके मन में कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर आए कि सर ये एटम टूटे होंगे, ये एटम टूटा होगा और फिर कोई नया एटम बना होगा? नहीं। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई अभिक्रिया होती है, तो कोई भी एटम ना ही टूटता है, ना ही नष्ट होता है, ना ही किसी एटम का निर्माण होता है। तो फिर सर क्या होता है? अच्छा, जैसे दोस्तों ये एक अलग प्रकार का पदार्थ है तो इसके एटम अलग होंगे। चलो इसके एटम को मैं लाल कलर से दर्शा देता हूं। ये एक अलग पदार्थ है तो इसके एटम अलग प्रकार के होंगे। तो चलिए इसके एटम को मैं नीले कलर से दर्शा देता हूं, नीले कलर से। ये एक नया पदार्थ है जो बेसिकली किससे मिलकर बना हुआ है? इन दो पदार्थ से। तो इस पदार्थ में कुछ एटम तो ये वाले होंगे, लाल वाले होंगे और कुछ नीले वाले होंगे। तो ये जो एटम हुआ है ना, उनका रीअरेंजमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई नया एटम बन गया, कोई नया परमाणु बन गया। आ गई? तो ये बात दोस्तों इन्होंने क्या बताई कि जो एटम्स है वो इंडिविजिबल है, अविभाज्य है, इसको और तोड़ा नहीं जा सकता। तो ना ही आप किसी अभिक्रिया में ये नष्ट होते हैं, ना ही इनका नया निर्माण होता है, जस्ट ये क्या होते हैं? रीअरेंज होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है सर। और क्या बात बताई? क्या इन्होंने दोनों बात ही बताई क्या? नहीं दोस्तों, इन्होंने और बताया। इन्होंने क्या बताया, जैसे आपके पास में कितने तत्व है? बहुत सारे तत्व ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जैसे आयरन, लोहा, ये भी एक तत्व है। क्लियर है? तो दोस्तों जैसे अगर मैं लोहे की रॉड लूं तो क्या ये बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा? क्या मैं इसको लोहे के एटम यानी लोहे के परमाणु बोल दूं क्या? तो डाल्टन साहब ने बोला कि लोहे के जितने भी एटम होंगे, या कार्बन के जितने भी एटम होंगे, या कॉपर के जितने भी एटम होंगे, तो एक ही तत्व के जितने भी एटम होते हैं ना, वो बिल्कुल से एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे ये वाला एटम जैसा है, बिल्कुल वैसा ही दूसरा वाला एटम भी होगा, बिल्कुल वैसा ही तीसरा वाला एटम होगा। तो इन्होंने बताया किसी भी तत्व के, किसी भी एलिमेंट के जो परमाणु होते हैं ना, उनका द्रव्यमान और गुण बिल्कुल समान होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 1 ग्राम का है तो ये भी 1 ग्राम का होगा, ये भी 1 ग्राम का होगा, ये भी 1 ग्राम का होगा। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ तो जो लोहा है वहां पर उसका एटम भी बिल्कुल एक जैसा होगा, जो भारत में लोहे का एटम है बिल्कुल सेम। ये मैं नहीं बोल रहा, ये डाल्टन साहब ने बताया। आगे बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। ठीक है, चौथी चीज इन्होंने बताई कि लोहे का एटम बिल्कुल अलग होगा कॉपर के एटम से, कॉपर का एटम बिल्कुल अलग होगा हाइड्रोजन के एटम से, हाइड्रोजन का एटम बिल्कुल अलग होगा गोल्ड के एटम से। तो इन्होंने बताया अलग अलग तत्व के जो परमाणु होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं। आ गई बात समझ में? तो विभिन्न तत्वों के या अलग अलग तत्वों के अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके द्रव्यमान भी अलग होते हैं, उनके दोस्तों गुण भी अलग होते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? आ जाओ। चलिए दोस्तों, डाल्टन साहब ने ये बातें बताई, हमने सही मान ली, लेकिन दोस्तों जब भविष्य में पता पड़ा कि यार ऐसी चीज तो होती नहीं। जैसे दोस्तों आज हम मान के चल रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम अपने आप में खुश हो रहे हैं कुछ लोग, बाकी तो आप सभी पढ़े लिखे हो, आपको पता है यार कई समस्याएं हमको काफी ज्यादा डेवलप करना है,
कई जने भी मान के चले हैं हम विश्व गुरु, आधों को तो समझ में आ गया, आधों को दोस्तों 10 साल बाद समझ में आएगा, 20 साल बाद समझ में आएगा, अरे यार हमने हमारे देश ने तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं किया। बाहर जब जाके कभी देखोगे आप लोग, दुबई जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, है ना, अलग अलग देश में जाओगे, देखोगे यार वो तो कितने डेवलप है। हमारे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ है ही नहीं, हम आपस में जनता लड़ती रहती है, हम ऐसे ही खुश रहते हैं कि यार चैंपियंस ट्रॉफी में होस्ट पाकिस्तान ने करा और देखो पाकिस्तानी फाइनल नहीं है। बस ये छोटी सी चीज ही हमारी खुशी बनी हुई है पिछले 1 महीने से, इसमें खुश हो गए। चाहे दोस्तों हम अगर बीमार होते हैं तो हमारे स्वास्थ्य की, हमारे लिए चाहे अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा होगा, उसके लिए बहुत पैसा लगना पड़ता, इसकी टेंशन नहीं है, बस ये खुश है, अरे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट कराई, तो देखो पाकिस्तानी फाइनल में नहीं है, देखो 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 देखो, खुश हो गए इसमें, चाहे और कोई मतलब नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? तो सिमिलरली जब आगे और स्टडी हुई तो पता पड़ा कि यार जो ये डाल्टन साहब ने जो बातें बताई थी ना, कई बातें गलत थी। कैसे सर? आ जाओ। तो दोस्तों इन्होंने बताया था कि एटम सबसे छोटा है, इंडिविजिबल है, अविभाज्य है, मतलब ये छोटा, इससे छोटा कुछ है ही नहीं। बाद में दोस्तों जब डिस्कवरी हुई तो पता पड़ा इस एटम के अंदर भी और पार्टिकल पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी उप परमाणुविक कण। परमाणु के अंदर भी कुछ कण पाए जाते हैं, जैसे बाद में पता पड़ा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नाम का भी एक पार्टिकल होता है, प्रोटॉन नाम का भी एक पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन नाम का भी एक पार्टिकल होता है। तो क्या ये बात गलत साबित हो गई क्या जॉन डाल्टन साहब की? तो दोस्तों परमाणु को अब सबसे छोटा अविभाज्य कण नहीं माना जाता। हमको लगता था परमाणु सबसे छोटा है, तो यह बात गलत साबित हो गई। बोलो आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि अलग अलग तत्व के जो परमाणु होते हैं ना, वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल मान लो कि हमको है ना आज तक ये बताया गया था कि नहीं ऑस्ट्रेलिया के लोग अलग प्रकार के होते हैं। भाई आज मान लो हमने कभी, इंटरनेट ही नहीं है, मान लो इंटरनेट नहीं है, तो हमको किसी ने बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया के लोग अलग प्रकार के होते हैं, अमेरिका के लोग अलग प्रकार के होते हैं। हमको लगता है यार उनके लोग अलग प्रकार के होते हैं, हमारे भारत में तो लोगों के पास में 2 हाथ होते हैं, 2 कान होते हैं, हो सकता है वो इतना डेवलप है तो उनके 4 हाथ होते हो। लेकिन दोस्तों जब आपने वहां पर जाके देखा तो पता पड़ा यार इंसान तो सारे ही एक जैसे हैं। तो इन्होंने बताया था अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं, लेकिन दोस्तों हमको कुछ पता पड़ा कि कई 2 एटम ऐसे थे, अलग अलग तत्व के थे वो, लेकिन वो बिल्कुल सेम थे। ऐसे नहीं कि सारे तत्वों के एटम बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन इन्होंने तो बताया था कि हो ही नहीं सकते, बिल्कुल अलग अलग होंगे। लेकिन हमने देखा कि 2 अलग अलग तत्व के परमाणु कुछ केस में बिल्कुल एक जैसे थे, उनका द्रव्यमान भी एक जैसा था, उनकी प्रॉपर्टी भी एक जैसी थी। तो यह बात भी गलत साबित हो गई। तो एक ही तत्व के परमाणु के अलग अलग द्रव्यमान हो सकते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे उसको, हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, भी आगे बात करेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, हां मतलब जो मैंने भी लाइन बोली वो ये वाला पॉइंट था कि अलग अलग तत्व के जो परमाणु होते हैं ना वो थोड़ा सेम हो सकते हैं, उसको बोलते हैं आइसोबार्स, यानी समभारिक। अभी जिसकी बात करेंगे, समभारिक का मतलब क्या है, उनके भार समान हो गए, उनके द्रव्यमान समान है, जबकि हमको लगता था बिल्कुल अलग अलग होंगे। सेम इन्होंने बताया था एक ही तत्व के, जैसे लोहे के जितने भी एटम है बिल्कुल एक जैसे होंगे, कार्बन के जितने भी एटम है सारे एक जैसे होंगे। लेकिन दोस्तों ये बात भी गलत हुई। हमने देखा कार्बन के मान लो 3 एटम है, तीनों में कुछ हमको अंतर पाया गया। तो एक ही तत्व के एटम जिनमें कुछ डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं आइसोटोप्स, यानी समस्थानिक। तो जब समस्थानिक की खोज हुई तो हमको इनकी ये वाली बात भी गलत लग गई, क्योंकि इन्होंने बोला था एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं ना वो सारे बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन हमने देखा कुछ अंतर हो सकता है। तो ये बात भी आपकी गलत साबित हो गई। ये चीज क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? नहीं है। दोस्तों जैसे जॉन डाल्टन साहब ने बोला था, और ये रियलिटी भी है, कि अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन का जो एटम होगा वो थोड़ा अलग टाइप का होगा, मान लेते हैं थोड़ा सा छोटा होगा। सोडियम का जो एटम होगा वो थोड़ा सा मोटा होगा। ठीक है? तो अलग अलग तत्व के परमाणु जो होते हैं ना दोस्तों जनरली अलग अलग होते हैं। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि ये एटम है, बताओ किसका एटम है ये?
क्या आपको इससे पता पड़ रहा है कि कार्बन का है, हाइड्रोजन का है, नाइट्रोजन का है, फ्लोरीन का है? क्या आपको पता पड़ रहा है क्या? पता पड़ रहा है क्या? नहीं। तो दोस्तों जॉन डाल्टन साहब ने बोला कि समस्या का हल मैं करता हूं, मैं कुछ सिंबल देता हूं, मैं कुछ चिन्ह देता हूं। जैसे उन्होंने बोला कि फास्फोरस का जो एटम होगा ना, उसका सिंबल ये है। जब भी मैं ऐसे बताऊं तो आप समझ जाना ये फास्फोरस का एटम है। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इन्होंने बताया कि दोस्तों हाइड्रोजन का एटम को मैं ऐसे दर्शाएंगे, एक सर्किल और उसमें एक छोटा सा डॉट। तो इन्होंने कुछ एटम के सिंबल दिए। किसने दिए? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एटम के लिए कुछ सिंबल दिए, कुछ चिन्ह दिए सबसे पहले, तो जॉन डाल्टन थे। क्या सिंबल दिए दोस्तों? ऐसे तो बहुत सारे आपके सिंबल है, लेकिन एनसीईआरटी में ये आप लोगों को 12 एटम के सिंबल दर्शाए गए हैं। हम लोगों को केवल ये 12 ध्यान रखना है। क्या सर ये सिंबल हमको ध्यान रखना है? बिल्कुल दोस्तों, ग्रुप डी में इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे पिछली बार आप लोगों से पूछा गया था कि बताओ ये ऐसा दिया गया, ऐसा एक सर्किल और उसमें बीच में डॉट, बताओ ये किसका एटम है? तो ये हाइड्रोजन का है। तो आइए मैं आप लोगों को याद करवाता हूं ये टोटल 12 सिंबल को कैसे ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? सिंपल एक सर्किल और उसके बीच में डॉट। देखो आप लोग देख पा रहे हो, याद रह जाएगा, सिंपल है। दोस्तों ऑक्सीजन का तो और भी सिंपल है, एक सिंपल एक सर्किल। ठीक है, क्लियर है। कार्बन के एटम का क्या सिंबल है? एक सर्किल, एक वृत्त और उसमें थोड़ा सा हल्का सा ग्रे कलर करा हुआ है। ठीक है दोस्तों, फास्फोरस का सिंबल क्या है? मर्सिडीज का जो लोगो होता है ना, बिल्कुल वही, एक सर्किल और उसमें ऐसे ही, ऐसा मर्सिडीज का भी ऐसा लोगो होता है ना। क्लियर है, आगे बात समझ में? ठीक है। सल्फर का क्या है? एक सर्किल लो, उसको 4 भागों में बांट दो। आयरन का क्या है? आयरन का क्या है? एक सर्किल लिया आपने और उसमें आई लिख दो। सिंपल है ना, क्लियर है। सिल्वर का क्या है? एक सर्किल लो और उसमें एस लिख दो। मरकरी का क्या है? एक सर्किल लो और उसके सरकमफ्रेंस परिधि पे ऐसे छोटे छोटे डॉट लगा दो। क्लियर है। गोल्ड का क्या है? एक सर्किल लो, उसके परिधि पे छोटे छोटे से डॉट से लगा दो और बीच में जी लिख दो। कॉपर का क्या है? एक सर्किल लो और उसके बीच में सी लिख दो। गलती से एग्जाम में पूछा जाए कार्बन का क्या है, ये दिया जाए तो ये मत बता देना, कार्बन का ये नहीं है। कार्बन का क्या था? एक सर्किल और उसमें ग्रे कलर का ऐसा कुछ भरा हुआ है। क्लियर है। तो ये आपके सिंबल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है, क्लियर है। बोलो बात समझ में आ रही है दोस्तों? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ। चीजें घुसनी चाहिए, रटने जैसा कुछ है ही नहीं। साइंस बहुत अच्छा है। बच्चे रट के जाते हैं कि भैया एग्जाम होगा, मैं 200 क्वेश्चन रट जाता हूं। एक यूट्यूबर ने आया था, बोला था ये 200 क्वेश्चन कर लो, इससे काम हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो, लेकिन पहले समझो तो सही आप। आ गई बात समझ में? बात क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है? आ जाओ। ठीक है गुरुजी, आपने एटम बता दिया, परमाणु बता दिया, तो सर लग गया मॉलिक्यूल भी बता दो। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, एक प्यारी सी चीज बताओ। जैसे मैंने आपको बोला कि लोहे की रॉड में बहुत सारे लोहे के एटम हैं, बहुत सारे हैं दोस्तों, करोड़ों, पता नहीं कितने हैं। तो दोस्तों क्या एटम का कॉम्बिनेशन है क्या ये? तो मॉलिक्यूल यानी अणु किसको बोलते हैं? परमाणु के समूह को ही अणु बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ एटम को बोलते हैं। ठीक है। अब दोस्तों जरूरी नहीं है एक ही तत्व के परमाणु हमेशा जुड़ेंगे, साथ साथ रहेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं वाटर, पानी, पानी, दोस्तों पानी का फॉर्मूला पता है क्या? H2O। यानी आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें पानी में आपको जो पानी है ना, उसमें क्या है? पानी भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है? 3 पार्टिकल यानी 3 एटम एक साथ रहते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल यानी अणु। क्या मैं बोल सकता हूं क्या पानी जो है वो बहुत सारे अणु से मिलकर बना हुआ है? बहुत सारे अणु से मिलकर बना हुआ है भाई। बहुत सारे परमाणु भी बोल सकते हो और बहुत सारे अणु भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके 3 परमाणु एक साथ रहते हैं। और वो 3 परमाणु क्या होते हैं? उसमें 2 हाइड्रोजन के होते हैं, 1 ऑक्सीजन के होते हैं। बात आ गई समझ में? ठीक है, क्लियर है।
तो दोस्तों आप लोगों के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक ही तत्व या अलग अलग तत्व के दो या दो से परमाणु, दो से ज्यादा परमाणु जब साथ साथ रहते हैं एक ग्रुप बनाते हैं, इसे आप लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल यानी अणु, इसको बोलते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है क्या? सर जी मैं आपका फैन हूं, मैं भी आप सबका फैन हूं क्योंकि आप सारे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों अब हम लोग थोड़ी डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं क्या? अगर मैं आपको बोलूं पदार्थ किससे बने होते हैं, अभी तक हम लोग बोलते थे बहुत सारे एटम मिलके या बहुत सारे परमाणु मिलके पदार्थ बनाते हैं, क्या मैं ये भी बोल सकता हूं क्या कि परमाणु या अणु मिलके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं? क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या? क्योंकि कई बार परमाणु कंबाइंड होके रहते हैं। तो अब मैं डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। डेफिनेशन का मतलब क्या, मैं एक नई बात आप लोगों को बता रहा हूं कि परमाणु और अणु, एटम और मॉलिक्यूल, ये क्या होते हैं, किसी पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं। यानी किसी पदार्थ का जो निर्माण होता है वो एटम से होता है या फिर मैं बोलूं मॉलिक्यूल से होता है। राइट, ठीक है, क्लियर है? सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? एक व्यक्ति है गुड्डू भगत। गुड्डू भगत जी, अगर तुमको पिछली 40 क्लास में समझ में नहीं आया पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो आज की क्लास में कैसे पता पड़ेगा तुम्हें? मैं तो रोज 40 क्लास से एक ही चीज बता रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से समझना है, आपके नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ नहीं मिलती है। तो आपको अगर 40 क्लास में नहीं समझ में आया, आज कैसे आ जाएगा समझ में? आज मैंने लास्ट बार और बता दिया। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया एटम यानी परमाणु के अंदर और भी पार्टिकल पाए जाते हैं। इसकी डिस्कवरी हुई तो सर कौन कौन से पार्टिकल पाए गए बताओ ना, इसकी डिस्कवरी के बारे में बताओ ना। कि सब एटॉमिक पार्टिकल यानी परमाणु के अंदर जो आपके कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसको बोलते हैं उप परमाणविक कण। उप परमाणविक, 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 परमाणविक कण। तो दोस्तों 3 पार्टिकल पाए जाते हैं एटम के अंदर भी, ठीक है? एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। अभी हम लोग एक टेबल में मैं उसका ओवरव्यू बताता हूं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये डिस्कवरी किसने करी, किसने बताया? एटम के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, ये डिस्कवरी किसने करी? एटम के अंदर न्यूट्रॉन पाया जाता है, ये डिस्कवरी किसने करी? ठीक है, आ जाओ। तो एक्चुअली में दोस्तों परमाणु अपने से भी छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उसमें और भी कण होते हैं, है ना? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आइए सर इनके बारे में बताइए, तीनों के बारे में बताइए। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों। डिस्कवरी किसने करी, खोज किसने करी, किसने बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एटम के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है? आइए, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये डिस्कवरी करी थी दोस्तों जे थॉमसन साहब ने। और दोस्तों ये जो वर्ष था वो कौन सा था? 1897 था। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। एटम के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, ये डिस्कवरी किसने करी दोस्तों? अलग अलग बुक देखोगे, कहीं पर गोल्डस्टीन लिखा होता है, कहीं पर रदरफोर्ड। एक्चुअली में इसके पीछे मैं कारण बताता हूं क्या है। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, मान लीजिए हमको नहीं पता आज के समय गोल्ड यानी सोना क्या होता है, हमको नहीं पता। लाखों साल पहले कुछ खुदाई हुई और दोस्तों पृथ्वी के नीचे ये पीले कलर का सा कुछ मिला। ये मान लो मैंने खुदाई करी, मुझे मिला ये पीले कलर का, ये तो डिस्कवरी किसने करी? मैंने। लेकिन दोस्तों आप में से एक व्यक्ति आए, आपके पास में पैसा, पावर सब था, आपने बोला इसको नाम देंगे गोल्ड। तो नाम आपने दिया, लेकिन डिस्कवरी तो मैंने करी थी ना, मैंने बताया था ना यार ये पीले कलर का सभी कोई पदार्थ होता है इसके अंदर। तो एक्चुअली में एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं, ये बात हमको बताई थी गोल्डस्टीन ने, डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टीन ने। बाद में दोस्तों रदरफोर्ड साहब ने इनका प्रॉपर नाम दिया, क्या? प्रोटॉन नाम दिया। क्लियर है क्या? ध्यान रख लोगे, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है। एटम के अंदर और न्यूट्रॉन भी होता है दोस्तों, ये डिस्कवरी करी दोस्तों जेम्स चैडविक नाम के व्यक्ति ने। ईयर भी दोस्तों ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 1932। ठीक है सर, इन तीनों पार्टिकल के बारे में ये भी बताओ ना, इन पे कुछ आवेश होता है क्या? जैसे हर पार्टिकल का, कण का कुछ द्रव्यमान होता है, किसी का 1 ग्राम, किसी का 1.00056 ग्राम, वैसे ही दोस्तों पार्टिकल पे आवेश भी होता है।
है ना, फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर बात करें इस पे आवेश होता है क्या कुछ, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और दोस्तों जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, वैसे आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है। प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है, बस वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, शून्य आवेश होता है। क्लियर है, आगे बात समझ में क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है। सर इनका कुछ द्रव्यमान भी होता है क्या, एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसका द्रव्यमान कितना, कोई 2-2 किलो के होते हैं? अरे नहीं भाई, बहुत हल्के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलो। -31 देखो कितना कम है। दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, लगभग। अगर आपको बोलो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हल्का सा भारी कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अगर 2 डिजिट तक देखोगे दशमलव के बारे में तो आपको बिल्कुल सेम लगेगा, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। लेकिन जब 2 डिजिट के बाद में देखोगे, देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.672 और इसका क्या है 1.674, यानी हल्का सा कौन है, न्यूट्रॉन आप लोगों का भारी है। तो प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान और मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है। अच्छा मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से भारी कौन है? तो आप सोचो इधर 10⁻−31 आ रहा है, ये भारी है, अरे माइनस में वो। तो इलेक्ट्रॉन काफी हल्का है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले। कितना है? तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 1836 गुना होता है। दोस्तों ध्यान रख लोगे क्या, ये आप लोग डाटा ध्यान रख लिएगा। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए आ जाओ। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या इसका आंसर होगा? इलेक्ट्रॉन क्या है, अब आपको पता पड़ गया। इलेक्ट्रॉन बेसिकली एटम के अंदर पाया जाने वाला एक पार्टिकल है, यानी मैं बोलूं सब एटॉमिक पार्टिकल है, उप परमाणविक कण है। और कैसा है, इस पे आवेश कैसा है, ऋणात्मक आवेश है। तो बताओ क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये एक ऋणात्मक आवेश वाला एक उप परमाणविक कण है? करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, बोलो, आगे बात समझ में, ठीक है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? आरआरबी जेई में भी पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन अभी मैंने बताया था। अरे विच नहीं होगा, जे जे। दोस्तों देखो देखो देखो, ये हिंदी का गूगल से ट्रांसलेट करा जे थॉमसन। तो शायद कोई भाषा ऐसी होती है जैसे अपने राजस्थानी, बिहारी, बंगाली अलग अलग भाषा है। तो कहीं पर जैसे मैं पूछ रहा हूं ना कि भाई कौन सा काम कर रहे हो तुम, तो कई कई भाषा में बोलते हैं जे काम करो तुम। तो जे को देखो गूगल ने इंग्लिश में विच लिख दिया ये, है ना। एक्चुअली में जे थॉमसन वो वाला जे नहीं है ये। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चले आगे आ जाओ, यहां तक बात समझ में आ गई। अब गुरुजी एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इनका स्ट्रक्चर तो बताओ, कहां बैठे रहते हैं? बिल्कुल उसके तल पे बैठे रहते हैं, बीच में बैठे रहते हैं। हालांकि दोस्तों एटम का जो स्ट्रक्चर होगा उसका हमारा एक जो अगला चैप्टर होगा ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी ने बताया एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, किसी ने बताया, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को यहां पर बेसिक जानकारी पता होना जरूरी है, तभी हम लोग आगे पढ़ पाएंगे दोस्तों। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया ये सोडियम का एटम है। दोस्तों एटम के अंदर 3 चीजें होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हो सकता है किसी में 10 प्रोटॉन हो, किसी में 4 हो, किसी में 8 हो, अलग अलग संख्या होती है अलग अलग में, ठीक है। तो दोस्तों ये बीच में आप लोग देख रहे हो, ये एक तो पीली कलर की बॉल नजर आ रही है, एक नीली कलर की बॉल आ रही है। तो इसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। तो अगर आप लोग देखोगे एटम के अंदर जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो काफी बीच वाली स्पेस में होते हैं, बिल्कुल सेंटर में आपके होते हैं। दोस्तों इस जगह को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस यानी नाभिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूक्लियस यानी नाभिक बोलते हैं। वेरी गुड। और दोस्तों ये आप लोगों को जो व्हाइट कलर की बॉल नजर आ रही है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो न्यूक्लियस के चारों ओर ये चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन। तो आपको हल्का सा आइडिया हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, क्या कि सर एटम के अंदर
जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो तो एटम के बीच में होते हैं, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसे नाभिक बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे बात समझ में? सर बुक कब तक? अरे कोई बुक नहीं है बेटा, पढ़ लो यार आप। विकास ऐसे कोई बुक नहीं है मेरी कोई भी बुक नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं। इसको अगर आपने समझ लिया, अपने नोट्स बना लिए, इससे सिलेक्शन हो जाएगा। बुक कब आएगा, ये कब आएगा? ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब दोस्तों जैसे सोडियम का एटम अलग टाइप का होगा, कार्बन का एटम अलग टाइप का होगा, फास्फोरस का एटम अलग टाइप का होगा, तो एक्चुअली में एटम को दर्शाने का या अलग अलग तत्व को दर्शाने का एक तरीका और है। सर क्या वो तरीका है, बताइए, आ जाओ। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन को, अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है? कई बच्चे हैं हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि नहीं सर शादी कैसे क्यों नहीं हो सकती यार? भाई 24 साल के हैं, कोई 25 साल के हैं, कोई 21 साल के हैं, कोई छोटी यहां पर अपने क्लास में कोई लड़की है, कोई 19 साल की है, कोई 20 साल की है, कोई हो जाती है, कोई और शादी के बाद भी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी शादी हो चुकी होगी, या जिनकी अभी बात चल रही है, या जिन्हीं के 2-3 साल में हो जाएगी, यार सबकी होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे मान लीजिए आपके पिताजी आपके रिश्ते की बात कर रहे हैं, आपका नाम है, जैसे मान लीजिए यहां से कोई बच्चा उठा लेते हैं, क्या नाम है? हनी अग्रवाल। यहां पर एक बच्चा है, मुझे नहीं पता बच्चा है बच्ची है, हनी अग्रवाल उनका नाम है। ठीक है, हनी अग्रवाल। तो हनी अग्रवाल जी के पिताजी ने बोला कि हमारे बेटे के लिए कोई रिश्ता बताओ, किसी जानकार को। तो वो क्या बोलेगा कि इस बच्चे का बायोडाटा भेजो। अब वो ये थोड़ी पूछेंगे बताओ हनी अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था, भाई साहब बताओ मुझे, भाई साहब इनकी हाइट बताओ, भाई साहब ये बताओ। अगर मान लो वो फोन पे सारी जानकारी ले भी ले, चलो मान लो उनको याद भी हो जाए, तो जब वो किसी और व्यक्ति को बताएंगे कि यार एक लड़का है, वो फिर पूछेंगे बताओ इनकी जानकारी, तो सबको बताते थोड़ी रहेंगे भाई साहब इनकी हाइट है 5 फुट 6 इंच, साइंस मैग्नेट पे पढ़ाई करते हैं, इनका मोबाइल नंबर ये, इनकी ईमेल आईडी ये है, coolboy0001@gmail.com। नहीं, तो क्या बनाएंगे, हनी अग्रवाल जी एक बायोडाटा बना के देंगे, उसमें सारी जानकारी होगी कि इनका नाम क्या है, इनकी शिक्षा क्या है, क्या ये काम करते हैं, इनका निवास कहां पर है, इनकी हॉबी क्या है, लड़की को कुछ रखेंगे या नहीं रखेंगे, है ना, मतलब ये सारी जानकारी देंगे। आगे बात समझ में? इनका जन्म कौन से समय पे हुआ था। तो सिमिलरली मैं आपको बोल रहा हूं कार्बन, लेकिन मैं कार्बन के साथ में मैं 2 संख्या ऐसी लिखूंगा जिससे आपको कार्बन के बारे में सारी जानकारी पता पड़ जाएगी। मैं दोस्तों लिखूंगा, मैं नाइट्रोजन मैंने लिखूंगा तो उसके साथ में 2 संख्या लिखूंगा, एक नीचे एक ऊपर। इन 2 संख्याओं से आपको उसकी सारी जानकारी पता पड़ जाएगी। तो कोई भी एलिमेंट या तत्व को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं, देखो देखो, आ जाओ आ जाओ। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने लिखा हाइड्रोजन के बारे में, मैंने ये लिखा है, देखो नीचे एक संख्या लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है, ऊपर भी एक। अब इन 2 संख्याओं से इससे बहुत सारी जानकारी पता पड़ जाएगी, भी मैं बताऊंगा। देखो कार्बन में भी आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, नाइट्रोजन में भी देख पा रहे हो। कोई भी तत्व जब उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो 2 संख्या लिखी जाती है, उन 2 संख्याओं से आपको सब कुछ पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं इन 2 संख्या के बारे में। जैसे दोस्तों ऑक्सीजन को, जैसे नाइट्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नीचे एक संख्या लिखी हुई है, ऊपर एक संख्या लिखी हुई है। ऑक्सीजन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके नीचे एक संख्या लिखते हैं, ऊपर एक संख्या लिखते हैं। जो नीचे एक संख्या लिखते हैं उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक भी बोल दो। एनसीईआरटी में इसकी हिंदी लिखी हुई है परमाणु संख्या, या परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हो, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों ऊपर एक संख्या लिखी होती है, इसे बोलते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। गुरुजी इन 2 संख्याओं से क्या पता पड़ता है ये तो बताओ, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो, अब सब बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल हीलियम को ऐसे लिखा हुआ है, नीचे एक संख्या लिखी हुई है, ऊपर एक संख्या लिखी हुई है। सर ये वाला बैकग्राउंड सही है, ब्रह्मा जी बोला इनका नाम है, ये वाला बैकग्राउंड सही है, आप टेंशन मत लो, मैं सब आपके लिए बेस्ट करूंगा, इधर पढ़ो आप लोग। ठीक है, तो जैसे हीलियम को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका, नीचे एक संख्या लिखी होती है, ऊपर एक संख्या लिखी होती है, या तो ऐसे लिख दो,
या ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं फिर से बता रहा हूं, दो संख्या आप लोगों को लिखी हुई है। एक संख्या है एटॉमिक नंबर, जिसे परमाणु संख्या बोलेंगे, ये नीचे वाली, और जो ये ऊपर वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। अब गुरुजी इन संख्या से पता क्या पड़ता है? जैसे मान लीजिए आप किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1995, दोस्तों इससे क्या पता पड़ेगा कि वह कितने वर्ष का है? ये पता पड़ेगा ना दोस्तों। किसी की एजुकेशन के आगे ये लिखा हुआ है बीकॉम, तो क्या पता पड़ जाएगा कि यार बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है, पता पड़ता है ना। तो वैसे इन संख्या से क्या पता पड़ता है? देखो, एटॉमिक नंबर से पता पड़ता है कि उसके एटम में प्रोटॉन कितने हैं। बेसिकली एटम में प्रोटॉन की संख्या पता पड़ जाती है किससे? एटॉमिक नंबर से, यानी परमाणु क्रमांक से या परमाणु संख्या से। दोस्तों द्रव्यमान संख्या मास नंबर से क्या पता पड़ जाता है कि उसके एटम में, उसके परमाणु में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या है। तो इसके एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या है, वो उसके द्रव्यमान संख्या से पता पड़ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आप लोग मुझे एक छोटी सी चीज बताएंगे, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। चलो मुझे एक चीज बताओ, फॉस्फोरस के एटम में कितने प्रोटॉन है? बताओ, जल्दी से बताओ। 15 है। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, फॉस्फोरस के एटम में कितने न्यूट्रॉन है? कौन बताएगा? तो देखो, नीचे वाली संख्या बताता है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, जो आपको क्या बताता है कि उसके एटम में प्रोटॉन कितने, तो प्रोटॉन पता पड़ गया 15। ऊपर वाली संख्या बताता है कि उसके एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गए 31। तो केवल न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो प्रोटॉन 15 थे, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर 31 थे तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 31 में से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर लो, 31 में से 15 माइनस करोगे 16 आ जाएगा। बोलो आगे बात समझ में? चलो दोस्तों मुझे बताओ, नाइट्रोजन के एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 7 होते हैं। नाइट्रोजन के एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 14 है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नाइट्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बताओ। गुरुजी ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं, ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, किसी भी एटम में, है ना, जनरली ध्यान समझना मैं कह रहा हूं, जनरली। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, किसी बच्चे ने शादी के लिए बायोडेटा भेजा, वो सामने वाला फोन करके ये थोड़ी पूछेगा कि भाई साहब आपने ये तो लिखा ही नहीं है कि वो स्मोकिंग करता है या नहीं करता, वो ड्रिंक करता है या नहीं करता। जनरली नहीं करते हैं सब। अब कुछ कुछ होते हैं यार, 100 में से 10 आदमी 15 आदमी जो करते हैं, लेकिन जनरली तो कोई भी नहीं करता ना। जनरल बोल रहा हूं मैं, जनरल वर्ड। अब ये नहीं आप करते हो तो सर नहीं करते हैं, तो जनरली कोई नहीं करता, स्वास्थ्य के लिए बुरा है, सबको पता है। लेकिन अब दोस्तों एक 100 में से 2-4 आदमी करते हैं, अब क्या करें? तो जनरली क्या होता है, एटम में जितने आप लोगों के प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो एटॉमिक नंबर क्या बताता है, एटम में प्रोटॉन कितने हैं, और दोस्तों ये मास नंबर क्या बताता है, एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है, दोस्तों जब भी मैं देखना फॉरेन का एग्जांपल दूंगा ना, मेरे 2 ही आते हैं, ऑस्ट्रेलिया। आप देखना कभी भी, क्योंकि यार एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया यार मेरा जाने का मन है। मतलब मेरा बचपन में ख्वाहिश बताऊं क्या थी, कि वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट के स्टेडियम हैं वो देखना। सीरियसली, मतलब मैं क्रिकेट को इतने कि भाई साउथ अफ्रीका में डरबन में जो है, केप टाउन में जो है, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में, जो सिडनी में, एडिलेड में, भारत के तो मतलब काफ़ी देख रखे मैंने। ये मेरा बचपन में ख्वाहिश थी ये, ठीक है। और मतलब देखना यार, मेलबर्न तो देखना है मेरे को। जाएंगे कभी यार, तुम कोट्स खरीदोगे तो जाएंगे, पैसे नहीं है अभी, आ जाओ। अब देखो, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान की हम लोग बात करते हैं, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना। दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला कि कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, परमाणु क्रमांक 6 है, द्रव्यमान संख्या 12 है, ठीक है। चलो मुझे बताओ, कार्बन के एटम में प्रोटॉन कितने होंगे? बिल्कुल सिंपल है, 6 होंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन 6 तो इलेक्ट्रॉन भी 6। न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो प्रोटॉन 6 तो जरूर न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। दोस्तों मैंने आपको बोला कार्बन का जो एटम है इसका द्रव्यमान कितना होगा, मास कितना होगा? 1 ग्राम होगा, 2 ग्राम होगा, 10 ग्राम होगा, 15 ग्राम होगा, कितना होगा? ये कैसे निकाले?
रटने की आवश्यकता है क्या? नहीं। आप कॉमन सेंस लगाओगे कि गुरुजी एटम के अंदर, कार्बन के एटम के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबका द्रव्यमान जोड़ लो ना कि 6 इलेक्ट्रॉन का कुल द्रव्यमान कितना है, 6 प्रोटॉन का कितना है, 6 न्यूट्रॉन का कितना है, इन सबको जोड़ लो। क्या इससे आप लोगों को पूरे एटम यानी परमाणु का द्रव्यमान पता पड़ जाएगा क्या? बोलो यस और नो, बोलो। तो कार्बन के एक एटम का द्रव्यमान क्या है मैं निकालने जा रहा हूं। तो दोस्तों आप मेरी हेल्प करेंगे, कैसे करेंगे? कार्बन के एक एटम यानी एक परमाणु का द्रव्यमान यानी मास में निकालने जा रहा हूं। कैसे निकालूं दोस्तों, जल्दी से बताओ। अगर एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, अगर मैं उसको ये बोलूं मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को अगर मैं ये बोलूं तो टोटल इसमें कितने हैं? 6 है। 6 से गुना कर लूं, कर लूं? क्लियर है बेटा जी, चुन्नू लाल? दोस्तों अगर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me में मान रहा हूं तो टोटल 6 है, 6 से गुना कर लूं। अगर एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अगर Mn में बोल रहा हूं तो 6 से गुना कर लूं और इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या कार्बन के एटम का द्रव्यमान पता पड़ जाएगा क्या? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। आज अच्छा मूड है मेरा पढ़ाने का, तो आप क्या है बस पढ़ने में ध्यान दोगे ना, मेरा मूड बढ़िया रहेगा। तुम फालतू के कमेंट करते हो, मेरा मूड खराब करते हो यार। दोस्तों टीचिंग है ना इतना इजी नहीं होता, मतलब पूरा माइंड यहां पर फोकस करना पड़ता है। साथ में मैं कोई एक लैंग्वेज में तो पढ़ा नहीं रहा कि केवल हिंदी में पढ़ाना है या केवल इंग्लिश में पढ़ाना है। दिमाग में एटम के साथ में परमाणु बोलना है, मास नंबर के साथ में द्रव्य, तो बहुत फोकस होना रहता है। लेकिन आप और आपके कमेंट ऐसे आते हैं तो आप मुझे बताओ कितना डिफिकल्ट होता है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं इधर करने की, तो आप बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। अब भी मैं बोलता हूं यार, ठीक है? चलो अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, समुद्र में से आप लोग एक बाल्टी पानी निकाल लोगे, समुद्र में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वो इतना है कि आप ज्यादा लोड नहीं लोगे। भाई आपके पास में मान लो 1 करोड़ रुपए, मैं आपने मुझे अगर 1 रुपए दे दोगे, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अरे भाई साहब जब रेलवे में नौकरी लग जाएगी, 70,000 रुपए आपकी तनख्वाह होगी अलग अलग उसमें, तो अगर 799 रुपए का तुम कोर्स खरीद लोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं पढ़ोगे भाई, नौकरी नहीं लगेगी तो फर्क ही पड़ेगा। लेकिन ये चीज सोचते नहीं हो ना तुम। तो अगर समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल दोगे ना कुछ फर्क पड़ेगा, ना निकालोगे कुछ फर्क पड़ेगा। तो सिमिलरली दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत हल्का है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले। तो इसको मैं क्या जोड़ू, हटा दूं क्या? इसको हटा दो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब हमको बेसिकली क्या करना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों अभी अभी हमने देखा है कि मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग लगभग बराबर है। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ूं या 12 प्रोटॉन का द्रव्यमान जोड़ लूं, बात एक ही है क्या? अरे बात एक ही है क्या, बोलते नहीं हो तुम यार। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 12 प्रोटॉन का द्रव्यमान जोड़ लो, 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। बोलो दोस्तों मेरी बात सही है क्या? क्लियर है क्या? तो अगर आपको पता हो तो मैंने बताया था मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो क्या आपके पास में प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये वैल्यू पता है? सॉरी, कार्बन के एक एटम, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है ये आपको पता पड़ गया क्या? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ठीक है। अब मेरे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, आपसे कोई पूछेगा कार्बन का द्रव्यमान बताओ, क्या आप लोग बार बार इतना बड़ा डाटा लिखोगे क्या? अच्छा आपसे कोई हाइट पूछते हैं, आप जनरली हाइट किस में बताते हो? फुट में बताते हो कि 5 फुट 8 इंच या 6 फुट या 5 फुट 5 इंच या 5 फुट 8 इंच ऐसे बताते हो? अगर आप लोगों को कोई बोले कि आपकी जो हाइट है ना इसको पारसेक में बताओ, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा क्या कि यार हाइट जनरली सबकी 6 फुट 5 फुट ऐसे होगी, फुट एक फिजिबल नंबर है। तो यार एटम जो है, परमाणु है, इतना हल्का है, क्या इसको किलोग्राम में रिप्रेजेंट करना एक फिजिबल है क्या? क्या एटम के द्रव्यमान को निकालने के लिए कोई अलग मात्रक होना चाहिए क्या? कोई अलग यूनिट होनी चाहिए क्या? बोलो।
हाँ, तो एटम के मास यानी परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए हमने एक अलग यूनिट बना दी, उसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो ये जो है ना, ये मास ऑफ प्रोटॉन जो है, ये जो है, इसी को हमने क्या बोल दिया, एएमयू बोल दिया, एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया, परमाणु द्रव्यमान इकाई बोल दिया। क्योंकि जब भी किसी एटम यानी जब भी किसी परमाणु का द्रव्यमान जब आप लोग कैलकुलेट करोगे ना, लास्ट में ये संख्या आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी। तो इसको हमने एक अलग नाम दे दिया एएमयू। तो अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन के एक एटम यानी कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो क्या मैं 12 एएमयू बोल दूं क्या? और अगर आप लोगों से कोई पूछे कि नहीं मुझे तो किलोग्राम में बताओ, तो आपको पता है एक एएमयू का मतलब ये होता है। तो कार्बन का अगर एटॉमिक मास, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ये है, तो मैं बोल सकता हूं क्या किलोग्राम में निकालने के लिए एएमयू का क्या हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, बताओ, बोलो बोलो बोलो, बताओ। बताओ। अब दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत थी क्या? देखो यहां पर आंसर फाइनली क्या आया, 12 एएमयू। तो कार्बन के ऊपर भी 12 लिखा हुआ था, मैं सीधा ही उसके आगे एएमयू लगा देता तो मेरा काम आसान हो जाता ना। तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी। आपको अगर किसी के एटम का मास निकालना है, किसी के परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो संख्या लिखी है उसके आगे लगा देना है एएमयू। चलिए दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपको बोला कि हीलियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे बताओ हीलियम का एटॉमिक मास बताओ, एटॉमिक मास बताओ, इसका परमाणु द्रव्यमान बताओ। परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या है, इसके एक परमाणु का द्रव्यमान बताओ। तो कैलकुलेशन नहीं करनी, ऊपर जो संख्या है उसके आगे लगा दो एएमयू और एएमयू। दोस्तों नाइट्रोजन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान बताओ, ऊपर जो संख्या है उसके आगे लगा दो। दोस्तों कैल्शियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैल्शियम के परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 40 एएमयू हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये एटॉमिक नंबर मुझे याद रखने पड़ेंगे क्या, कैल्शियम का 20 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, हीलियम का 2 होता है। बिल्कुल दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सर कितने ध्यान रखना है? दोस्तों टोटल 118 तत्व हैं, सबका अलग अलग एटॉमिक नंबर है, सबका अलग अलग परमाणु क्रमांक है, किसी का 1 है, किसी का 2 है। तो दोस्तों कहां तक ध्यान रखना है? दोस्तों 30 तक आप लोग ध्यान रख लो, आपका काम हो जाएगा। और भी आपके लिए आसान करूं क्या, आप 18 तक याद रख लो, रख लोगे? हाइड्रोजन का होता है 1 एटॉमिक नंबर, हीलियम का हो, सर 18 तक ही क्यों, इसका मैं कारण बताऊंगा आपको। एनसीईआरटी में 18, हालांकि आपको मैं 30 तक याद रख लोगे उससे भी काम हो जाएगा। और भी सस्ता चाहिए 18 तक कर लो, एनसीईआरटी में 18 का दिया हुआ, हमेशा उन्हीं 18 में से पूछ, मतलब 20 तक याद कर लो आप तो। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है दोस्तों, लिथियम का होता है 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। बेरिलियम का होता है 4, बोरोन का होता है 5, कार्बन का होता है 6, ठीक है, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9, नियोन का होता है 10। क्लियर है? सोडियम जिसका सिंबल Na होता है, क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, तो इसका होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्यूमिनियम का होता है 13, सिलिकॉन का होता है 14। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम। पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है कैलियम। क्यों सर, इसके लैटिन नेम से क्यों बनाया इसका सिंबल, क्योंकि पी देखो पहले ही आ चुका, पी पहले ही आ चुका, तो वापस पी तो लिख नहीं सकते। ठीक है, क्लोरीन आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम। दोस्तों क्या ये याद रख लोगे क्या? 20 तो याद रख सकते हो ना यार, अब इतना भी याद नहीं रखोगे तो फिर क्या ही करोगे तुम? अरे 20 तो याद रख सकते हो ना, मत रखो आप 118 20 मतलब 40 50 सब पागल बनाने का काम है। आप लोग केवल 20 तक याद रख लो, सारे क्वेश्चन मैं बनवा दूंगा आपको। क्लियर है? आगे बात समझ में, याद रख लोगे? चलो आ जाओ,
चलो अच्छा, अब मुझे बताओ भी एएलपी में पूछा गया है कि किसी का भी परमाणु द्रव्यमान जो निकालते हो उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक तो एएमयू होता है। लेकिन दोस्तों इसका सिंबल क्या है, जैसे मान लो मैं क्या, समझो मेरी बात को, जैसे द्रव्यमान का मात्रक होता, जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, लेकिन क्या बार बार इतना लिखते हो कि मीटर, आप लोग सिंपली क्या बोल देते हो, स्मॉल एम बोल देते हो। जैसे किसी की लंबाई क्या है तो समझ जाएगा 14 मीटर बोलना चाह रहे हो आप। समय का मात्रक होता है सेकंड, लेकिन सेकंड का सिंबल क्या होता है, एस होता है। तो जैसे मैं बोलूं कि इस कार्य में 1600 सेकंड लगे तो आपको सिंपल ये लिख दो, इससे काम हो जाएगा आपका। सिमिलरली दोस्तों आपका जो एएमयू होता है ना, इसका सिंबल होता है ये ऐसे यू। क्लियर है? तो जैसे आपको मैं बोलूं कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है तो 40 एएमयू। अब बड़ा सारा लिखने की जरूरत नहीं है, एएमयू सिंपल सा ये सिंबल लगा देना, ये ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या? बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है? बताओ कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान बताओ कितना होता है, एएलपी में भी पूछा है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, द्रव्यमान संख्या होता है 40। तो आप लोगों को क्या करना है, जो द्रव्यमान संख्या है उसके जस्ट आगे लगा देना है एएमयू। तो 40 एएमयू उसका क्या बन जाएगा, परमाणु द्रव्यमान बन जाएगा। एएमयू का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, बताओ बताओ नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान, यानी नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है। सर 14 के आगे लिखा तो है ही नहीं, ग्राम है किलोग्राम है। कॉमन सेंस होना चाहिए कि परमाणु का द्रव्यमान हम लोग एएमयू में निकालते हैं। तो नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है 14 एएमयू, हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है 1 एएमयू। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान पूछा है। दोस्तों अमोनिया का फॉर्मूला ये है। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या है, अमोनिया के एक अणु का द्रव्यमान, एक मॉलिक्यूल का मास। और एक मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजन के एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम से। तो हाइड्रोजन के एक एटम का द्रव्यमान 1 एएमयू है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 एएमयू हो जाएगा। नाइट्रोजन के एक एटम का कितना है, 14 एएमयू। तो 14 + 3 कितना हो जाएगा, 17 एएमयू। दोस्तों आ गई बात समझ में, बोलो यस और नो। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? दोस्तों इधर मोलर मास सिखाना था मुझे, मोलर मास कहां पर गया, वो रह गया। चलो मैं इधर ऐड कर लेता हूं, स्लाइड ऐड कर लेता हूं। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को और सिखाना है। जैसे एटॉमिक मास मैंने आप लोगों को सिखा दिया, वैसे ही होता है मोलर मास। मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान देखिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक एप्पल का द्रव्यमान है 100 ग्राम, तो 1 दर्जन एप्पल का द्रव्यमान कितना होगा, उसका टोटल मास कितना होगा बताओ। तो 1 दर्जन का मतलब 12, तो 12 × 100 1200 ग्राम हो जाएगा। दोस्तों सिमिलरली मोलर मास का मतलब क्या है, 1 मोल एटम का द्रव्यमान। 1 मोल एटम का द्रव्यमान, ये मोल जैसे दर्जन में 12 होता है, मोल का मतलब क्या होता है, 6.023 × 10⁻23। इस संख्या को हम लोग बोलते हैं मोल। इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं, आवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बोला कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ कार्बन का मोलर मास बताओ, मोलर द्रव्यमान, यानी कार्बन के 1 मोल एटम का द्रव्यमान कितना होगा। 1 मोल का मतलब इतने सारे, 6.023 × 10⁻23, इतने सारे का द्रव्यमान क्या होगा। तो 1 का द्रव्यमान तो आपने निकाल दिया 12 एएमयू, 12 एएमयू या 12 × 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। क्लियर है दोस्तों? जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर ग्राम में कितना आ जाएगा, 12 ग्राम आ जाएगा। तो क्या आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। ऊपर जो संख्या है उसके आगे जैसे ही ग्राम लगाओगे तो वह बन जाता है मोलर मास, यानी मोलर द्रव्यमान। चलो दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, नाइट्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, नाइट्रोजन का मोलर मास बताओ, मोलर द्रव्यमान बताओ। यानी नाइट्रोजन के 1 मोल एटम का द्रव्यमान कितना होगा, या 6.023 × 10⁻23, इतने सारे एटम्स का द्रव्यमान क्या होगा। ऊपर जो संख्या है उसके आगे जस्ट सिंपली ग्राम लगा दो, 14 ग्राम।
अगर मैं आप लोगों से पूछूं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बताओ, परमाणु द्रव्यमान बताओ, एक परमाणु का द्रव्यमान बताओ, तो इसके ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसके आगे लगा दो एम। दोस्तों क्लियर है क्या? मजा आया नहीं आया? तो बाकी की चर्चा करेंगे दोस्तों कल। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, और 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच आपका शुरू हो चुका है। एक ही एग्जाम में आप लोग सारे की तैयारी कर लो, एलपी, टेक्नीशियन, जेई वगैरह। सर इसके क्या फीचर है देखो, और आप चाहो तो कॉम्बो लो जिसमें चारों सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे, रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके, है ना। चलिए, तो दोस्तों इसके फीचर क्या है? कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, डेली लाइव क्लास होती है, मिस करते हो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 2024 के भी अभी एलपी, टेक्नीशियन, जेई जो एग्जाम हुए वो भी सारे में एक एक सॉल्व करवा रहा हूं। पुराने तो कर ही रहे हैं, और पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है। हर क्लास की आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, साथ में दोस्तों टेस्ट सीरीज भी फ्री है। जैसे एक चैप्टर हो जाके आप लोग लगाइए। तो प्ले स्टोर पे जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, निर्माण बैच कॉम्बो में जाके बाय नाउ करके जब पेमेंट कर देंगे क्लास चल जाएगी। कोई समस्या हो उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।